आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। सीडीपी से 15 क्वेश्चंस की बात मैंने कर ली थी। 15 क्वेश्चंस की बात आज हम अपने वीडियो में करेंगे जो कि पेडागोजी स्पेशल रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। तर्क है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर्स विद सम इम्पेयरमेंट। तो इसमें से हमारे सही विकल्प चुनना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है ए और दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि और दोनों गलत हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। अच्छा, क्यों गलत है? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का समागम करना है, ना कि केवल विशेष बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए संदर्भित करते थे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य और विशेष दोनों व्यक्ति एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई ना कोई डिसेबिलिटीज है और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य है, तो वो दोनों बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि उसने विशेष वाले कहा था। और दूसरा कथा समावेशन का दर्शन इस आधार पर बनाया गया है कि छात्रों को उनकी अद्वितीय क्षमताओं के लिए महत्व दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना संयोजित करती है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह से दोनों तर्क गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? टू कैटर टू स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस। ऑप्शन ए है सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन। ऑप्शन बी है सामाजिक खसीकरण। ऑप्शन सी है मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन डी है विभेदित डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विभेदित निर्देश। वंचित पृष्ठभूमि को छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देश पालन करना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि वंचित पृष्ठभूमि क्या होती है? ऐसे बच्चे जो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां उन्हें वंचित कर दिया जाता है, वहां के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताएं, मतलब अलग अलग योग्यताएं, उनकी संस्कृति या उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, उनकी अक्षमता वाले कई शिक्षार्थी होते हैं और उनका सम्मान करते हुए एक शिक्षक को चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देना होता है। यानी सभी को कैसी शिक्षा दी जाती है? एक समान शिक्षा दी जाती है। किसी प्रकार से किसी के प्रकार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। विभेदित निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की गति का सम्मान करना होता है। ठीक है, छात्रों की सीखने की जो गति होती है वो समान नहीं होती है। कोई बच्चा बहुत फास्ट लर्न कर लेता है और कोई बच्चा बहुत ही स्लो लर्न करता है, तो उन दोनों का सम्मान करना पड़ता है और उन्हें सही ढंग से सिखाना होता है। इस प्रकार हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न शिक्षण शैलियाँ विविध कक्षाओं में छात्रों के सीखने की सुविधा जो होती हैं वो प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? This is an example of technology to add mobility for students with locomotor disability. ऑप्शन ए है पहिया कुर्सी, व्हीलचेयर। ऑप्शन बी है बड़ी मुद्रण वाली किताबें, लार्ज प्रिंट बुक्स। ऑप्शन सी है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रेडिकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी है स्पर्श सामग्री, टैक्टाइल मटेरियल्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिया कुर्सी यानी कि व्हील चेयर। ठीक है, व्हील चेयर जो होती है वो शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहा जो विद्यार्थी है उसके लिए गतिशील सहायक तकनीक का उदाहरण है।
हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामान्य अर्थों में शारीरिक गति विकलांगता ऐसी शारीरिक और मानसिक अक्षमता होती है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। यानी कि क्या होता है, जो शारीरिक गति विकलांगता एक ऐसी विकलांगता होती है जो मानसिक और या फिर शारीरिक अक्षमता होती है जिसके चलते क्या होता है, कोई सामान्य व्यक्ति होता है वो दूसरे इसमें क्या होता है, इस दूसरा जो विद्यार्थी होता है वो सामान्य व्यक्ति की तरह कोई भी कार्य निश्चय से नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि सामान्य व्यक्ति काम कर पाते हैं वैसा करने में वो अक्षम होता है, यानी कि नहीं कर पाता है। शारीरिक गति विकलांगता से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है पहिया कुर्सी यानी कि व्हीलचेयर। शारीरिक गति विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेश बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, क्योंकि समावेश तभी सफल होता है जब विद्यालय बच्चों की सीखने की जरूरतों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि तभी बच्चे सब सीखते हैं जब विद्यालय उसकी हेल्प करता है। बच्चे जैसे होते हैं जो चल नहीं पाता उनके लिए ऐसी बनवाते हैं, व्हील चेयर वगैरह देते हैं जिससे वो आसानी से चल सके, अलग अलग वातावरण प्रदान करते हैं। भूतल पर कक्षाएं आवंटित करने का प्रावधान उन्हें विभिन्न शिक्षण गतिविधियों में आसानी से भाग लेने और स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद करेगा। अच्छा, चौथी मंजिल पे आपने क्या रखा है कि क्लासेस रखी है, बच्चा डिसेबल है ऊपर नहीं जा सकता तो उसको तो क्लासेस नहीं मिल पाएंगी ना, और जाने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होगी, तो कैसे जा पाएगा वो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भूतल यानी कि सबसे नीचे ही क्लासेस जो है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं और भी कई उन्हें हेल्प दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशंस आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑप्शन ए गुणज वैकल्य डिस्कैलकुलिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे तो डेफिनेटली सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया पठन वैकल्य, ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य, ऑप्शन डी है ऑटिज्म यानी कि संवलीनता। तो गणितीय अवधारणाएं और गणना करने में कठिनाइयां हो रही तो हर बार हम आपको बताते हैं, पिछली बार भी प्रीवियस ईयर में बताए थे और इसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आए थे। मैंने आपको बताया था जहाँ पे गणित आ जाए वहाँ पे गुणा भाग आएगा तो गुणज आ जाएगा। ठीक है, गा से गणित और गा से गुणज, तो जहाँ पे मैथमेटिक्स वगैरह यानी गणित ही होती है वहाँ पे क्या होता है, गुणज होता है यानी कि डिस्कैलकुलिया होती है। अगर उसकी गणितीय अवधारणा और गणना करने में कठिनाई होती है तो उसे डिस्कैलकुलिया यानी गुणज वैकल्य होगी। ठीक है, पढ़ने में होगी तो डिसलेक्सिया होता, लिखने में होता है तो डिस्ग्राफिया होता। ठीक है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ गुणज वैकल्य वाले छात्रों की क्या होती है, विशेषताएं। ठीक है, डिस्कैलकुलिया गुणज वैकल्य एक गणितीय अक्षमता है। कैसी अक्षमता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन्हें प्रॉब्लम होती है। शिक्षार्थी जो होता है वो अच्छे से गुणा भाग वगैरह नहीं कर पाता, नंबर में उन्हें समस्या होती है। इसमें क्या क्या हो सकता है कि उन्हें गिनने में कठिनाई होती है, जैसे हम जो नोट वगैरह हैं या कुछ भी हैं गुणा भाग ये सब गिनते हुए चले जाते हैं पर वो नहीं गिन पाते हैं, जिन्हें डिस्कैलकुलिया होती है। चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, क्रम से कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे रखी होती है तो वो क्रम से उन चीज़ों को नहीं रख पाते हैं। मात्रा, स्थानीय मान और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अवधारणाओं को समझने में उन्हें क्या होती है, कठिनाई। ना तो वे पॉजिटिव चीज़ें समझ पाते हैं, ना तो वो निगेटिव में, ना तो मात्रा और ना ही स्थानीय मान, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाते, उन्हें समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक बच्चों के विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड, ऑप्शन ए है विचारों की अनम्यता, रिगिडिटी फॉर आइडियाज, ऑप्शन बी है ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, हाई टॉलरेंस फॉर बॉर्डम, ऑप्शन सी है जटिलता के लिए वरीयता, प्रीफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन डी हमारा है अभिसारी सोच कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिलता के लिए वरीयता, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में ये शामिल है। हमारी व्याख्या कह रही है कि रचनात्मक बच्चे वे होते हैं जो कि कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन की क्षमता दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ऐसे बच्चे हम रचनात्मक बच्चे कहलाते हैं जो कई सारे क्षेत्रों में अपना उच्च प्रदर्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, कभी ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कभी मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कोई डांस में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, मतलब कई सारे गुण उनमें होते हैं और सब में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो वो बच्चे होते हैं
रचनात्मक बच्चे, जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक कार्य, नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता आदि। कलात्मक मतलब ड्राइंग वगैरह में अच्छे होंगे, या फिर कोई भी चीज़ है उसको कला करने में अच्छे होंगे, पेंटिंग वगैरह में अच्छे होंगे, रचना करते होंगे, क्रिएटिविटी उनके अंदर होगी। पुराने पुराने आइडियाज़ जो होंगे उनको नए आइडियाज़ का रूप दे देकर पुरानी चीज़ों को नया बना देते होंगे। नेतृत्व करने की गुण होता है उनमें। कहते कई सारे बच्चे क्या होते हैं, उनकी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तब ये क्षमता क्या होती है, मान ली यहाँ पे ना क्या 4 बच्चे हैं, ठीक है, चारों एक ही उम्र के हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पर इसमें से जो एक बच्चा होगा वो तीनों को कुछ ना कुछ बताएगा कि तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, तुम ऐसे काम करो, जाओ तुम ये वाले फॉर्म फिल करो, तो मतलब इस तरह से काम करोगे तो ये अच्छा होगा, इस तरह से करोगे तो अच्छा होगा। मतलब इसमें नेतृत्व करने की क्षमता होगी। ये तीनों बच्चों को अपने साथ में लेकर चलेगा। ये क्या बनेगा, इसमें कैप्टन बनेगा। ठीक है, ये कि तुम जो क्लास में कुछ लोग होते हैं मॉनिटर होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नेतृत्व करने की उनके अंदर गुण होता है, तो वही गुण होता है रचनात्मक बच्चों में। अवलोकन करने की उत्सुकता आदि। फिर क्या होता है, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति का होना, उनमें मौलिक विचार आते हैं, वो अपनी चीज़ों को अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। असंभव चीज़ों के बीच संबंध का होना, जैसे कि इन दोनों चीज़ों के बीच में असंभव कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी इनके बीच में कोई ना संबंध वो लेकर ही आ जाएंगे। जिज्ञासा, बहिमुखी और स्वभाव में महत्वाकांक्षी होते हैं। जिज्ञासा मतलब नई नई चीज़ें जो होती हैं उनको जानने की इनके अंदर रुचि पैदा होती है। चाहे वो ये लोग ना रट्टू तोता नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, ना कि उन्हें सिर्फ रटना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये जानेंगे प्रॉब्लम क्यों है, अगर साइंस में कुछ भी है तो जानेंगे क्यों है। ठीक है, यानी कि जब उनके अंदर जिज्ञासा होती है नई नई चीज़ों को जानने की। वो बहिर्मुखी होते हैं, यानी सभी के साथ अच्छा संबंध बनाकर चलते हैं और स्वभाव में भी महत्वाकांक्षी होते हैं। इसके अतिरिक्त जल्दी से सोचने और समस्याओं को नए नवीन तरीके से हल करने में रुचि का होना, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको जल्दी से सोच लेते हैं, उसे कैसे हल किया जाता है उसके लिए नए तरीकों को खोजते हैं। पुरानी पद्धति से नहीं चलते हैं, अपनी खुद की पद्धति बनाते हैं। जटिलता के लिए वरीयता का होना, ठीक है, ये सब होती है रचनात्मक बच्चों की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम में क्या सम्मिलित है। मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए है पुरस्कार और दंड का प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऑप्शन बी एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, ऑप्शन सी है सीखने के तरीकों पर विचार, रिफ्लेक्शंस और लर्निंग हाउ टू लर्न, ऑप्शन डी है साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ना हमारा दो ऑप्शन सही है। एक तो है सीखने के तरीकों पर विचार, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम में सीखने के तरीकों पर विचार, रिफ्लेक्शंस और लर्निंग हाउ टू लर्न, और ऑप्शन डी साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन विद पीयर्स। ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको बोनस अंक मिले थे क्योंकि इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही थे। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अर्थपूर्ण अधिगम यह महसूस कराता है कि किसी अवधारणा, विचार, सिद्धांत, सूत्र या तर्क के सभी भाग एक साथ होते हैं। इसमें विश्लेषण, गहन चिंतन और समस्या समाधान की क्या होती है, प्रक्रिया जो होती है वो शामिल होती है। इसमें कैसी प्रक्रिया होती है, विश्लेषण करने की, गहन चिंतन करने की, समस्याओं के समाधान की। अधिगम के दौरान शिक्षक को सूचना का विश्लेषण करने में मदद करनी चाहिए ताकि छात्र जो होते हैं उनके बारे में क्या कर सके, थिंकिंग कर सकें और गहन चिंतन भी उनके अंदर विकसित कर सकें। जब बच्चे गहन चिंतन करने लगेंगे तो कोई भी समस्या यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके सोल्यूशन में उनका उपयोग भी कर सकेंगे। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम में सम्मिलित है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीकों पर विचार, ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। दूसरा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट व्हेन आस्क्ड टू रीड द टेक्स्ट एज इट इज। तो इसमें हमारे सही विकल्प चुनना है। पहला है कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है सही तो है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तीसरा हमारा कह रहा है कि ये सही है और गलत है, और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी ई आर दोनों गलत है, यानी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो क्यों गलत है जरा देख लेते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षार्थी या फिर बच्चे जो होते हैं वो शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं, ना कि कौन होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं होती, कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। इसका समग्र लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, न कि केवल ज्ञान प्राप्त करना। मतलब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सेंटर में होते हैं, उसकी जो पाठ्य पुस्तक होती है वो सेंटर में नहीं होती है। इसमें सिर्फ जो पाठ है उसको खत्म करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है कि एक जो बच्चा है उसका विकास सही से हो, ठीक है, अगर केवल उसे रट्टू तोता बनाना ये नहीं है। इस प्रकार कथन जो है वो गलत है। कहता माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, ये तर्क भी कैसे होती है, गलत, क्योंकि 2005 यानी कि 2005 में एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने स्पष्ट भी कर दिया था कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्रिया में उनकी क्या होती है, भागीदारी सीखने के श्रेष्ठतम परिणाम पाने की कुंजी होती है, इसलिए और दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग। ऑप्शन ए है कि बच्चों के व्यवहार में स्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है, इज अ परमानेंट मिसरेबल चेंज स्टार्स बिहेवियर। ऑप्शन बी है ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस ऑफ को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है, हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्वलन पेशकश की जाती है, टेक्स प्लेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, हमारी व्याख्या भी कह रही है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं इस प्रकार है, ज्ञान पूरी तरह से ज्ञात और निश्चित नहीं होता है, इसमें जो ज्ञान होता है वो पूरी तरह से पता नहीं चल पाता है, यानी कि ना तो वो निश्चित होता है ना ही वो हमें इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञात होता है। अधिगमकर्ता अनुभवों के माध्यम से ज्ञान के व्यक्तिगत निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जो अधिगमकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, जो अनुभव होते हैं उनके माध्यम से जो ज्ञान का व्यवस्थित निर्माण होता है उसमें एक पॉजिटिव की भूमिका निभाते हैं, ना कि निगेटिव की, ठीक है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, कैसी होती है, सबसे पहले तो याद रखना ये हमारा सीटेट है और सीटेट की एग्जाम में पॉजिटिव वर्ड को ही लेना चाहिए, निगेटिव वर्ड नहीं होंगे। क्रिया है एक समाज की प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता ऐसे अर्थ का निर्माण करता है जो पूर्व ज्ञान और नवीन अधिगम की घटनाओं की अंतःक्रिया शिक्षकों की मदद से क्या होता है, प्रभावित होता है, और यह अधिगमकर्ता की विशिष्टता और जटिलता को भी स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। शुड बी द बेस्ट कंड्यूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। पहला है अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद। ऑप्शन सी है सहयोग और सहकार्यात्मकता, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन। ऑप्शन डी है पृथक्करण व नामीकरण यानी सेग्रेगेशन एंड लेबलिंग। तो बताइए अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले निगेटिव को हटाओ, इसने क्या कहा है कि नामकरण मतलब उन्हें लेवल दे देना और सेग्रेगेशन यानी कि अलग अलग कर देना। तो सीटेट की एग्जाम में या फिर सीटेट का एग्जाम क्या यूपी टेट का किसी का भी एग्जाम हो, अपने माइंड में एक चीज लगा के रखो कि आप अगर टीचर हो तो आप बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज अपनाओ। यहाँ आप बच्चों को अलग अलग नहीं कर सकते, ना ही उन्हें लेवल दे सकते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ही अच्छा करोगे, तुम बहुत ही बेकार हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तो ये सब आप नहीं कर सकते। तो जहाँ पर नियमीकरण वाली हो वो हटा दो। प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, किसी भी बच्चे को कभी प्रतिस्पर्धा नहीं देनी चाहिए, कम सीखता हो चाहे वो ज़्यादा सीखता हो, चाहे बहुत अच्छा हो चाहे वो बिल्कुल बेकार हो, लेकिन आपको प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं कि तुम बहुत अच्छा करोगे। तुम्हें कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है, सहयोग वातावरण देना चाहिए, ना कि कंपटीशन को। ये भी हट गया। अनुकूलन और पुनर्वलन के सिद्धांत ये भी नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहयोग और सकारात्मकता, कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। तो हमें किसको बढ़ावा देना चाहिए, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण में सहयोग और सहकारात्मकता को वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। आप भी अगर अपनी लाइफ में एक अच्छा टीचर बनना चाहिए तो आपको बच्चों के भी सहयोग का वातावरण देना चाहिए, ना कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा या फिर उन्हें किसी भी तरह के लेवल प्रदान करना चाहिए, तो वो सब गलत होता है।
व्याख्या कह रही है कि कक्षा का वातावरण उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी हैं। कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति जो छात्र की रुचि होती है, जो उनकी जिज्ञासा होती है, उनको क्या करता है, तय करता है। कक्षा का वातावरण सहयोग और सकारात्मक अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण क्या क्या होने चाहिए, आधार होने चाहिए, सहयोग और सकारात्मकता। साथ ही बच्चों के साथ में क्या करनी चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए, सहभागिता पर ध्यान देना चाहिए, ये सब इनके साथ करना चाहिए। उनका सहयोग और सहयोग करना चाहिए, शिक्षार्थी और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षार्थी ये भी जानते हैं कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर व्यक्तिगत रूप से महत्व दिया जाता है। वही बात है कि अगर हम बच्चों के साथ भाग करेंगे, एक साथ उनके साथ कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रखेंगे, सबको एक साथ बढ़ने में सहयोग करेंगे, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों को देख कहेंगे कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ, नहीं मतलब उनकी सहयोग करेंगे, ना कि उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति। मिडिल स्कूल चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड competing them to look for different ways is an effective strategy to promote problem solving skills। ऑप्शन बी यानी कि तर्क कह रहा है हमारा कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, यानी चिल्ड्रंस लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड थिंकिंग ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। तो बताइए पहला और दूसरा दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, दूसरा क्या है, सही तो है पर व्याख्या नहीं कर रहा है, तीसरा कह रहा है कि सही है ए और आर गलत है, और चौथा कह रहा है कि और दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही से कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना। व्याख्या कह रही है कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित उन्हें करना चाहिए और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए कैसी रणनीति है, प्रभावी, क्योंकि बच्चे अलग अलग दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं और समस्या समाधान उचित कौशलों को व्यवस्थित रूप से लागू करके उनको पहचानने में उनको हल करने की क्षमता होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नहीं जानते उसे खोजने के लिए लेते हैं। तो ये और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में प्रश्न यानी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। ऑप्शन ए है कि केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए, सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। शुड बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट एंड आंसर्ड बाय द टीचर ओनली। कितना बकवास ऑप्शन है, हटा दो। मतलब ए है कि सिर्फ छात्र एक टीचर से पूछते हैं ना, और टीचर बच्चों से कुछ भी ना पूछे, सिर्फ उनके आंसर देने चाहिए। कैसे क्या करना है लाइफ में कुछ भी ना बताएं। मान लीजिए पूछ लिया है कि भारत की राजधानी क्या है, टीचर ने कह दिया कि न्यू दिल्ली है, फिर उनसे दोबारा कुछ भी ना पूछे जिससे उनकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो बढ़ सके, नहीं उन्हें कुछ बताएं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। शुड बी आस्क्ड बाय द टीचर एंड आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स ओनली। देखो केवल लग गया तो हटा दो, और ऊपर से कह रहा है कि सिर्फ टीचर ही तो क्वेश्चन पूछे। क्यों, स्टूडेंट्स का हक नहीं है क्या, उनके अंदर कोई विचार नहीं आते हैं? ये तो अपने टीचर को प्राथमिकता दे दी है, टीचर को प्राथमिकता नहीं, हमें छात्र को देनी है। लेकिन इस जगह पे हमें छात्र और टीचर दोनों को देनी है, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों जब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से नहीं पूछेंगे और टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक लर्निंग कैसे होगी ना। तो ये गलत है, नेगेटिव में चला गया। तीसरा है कि किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए। शुड नॉट बी आस्क्ड और रिस्पॉन्डेड बाय द एनीवन, यानी कि ऐसी कक्षा जो है वो बेवकूफ़ों की विकास बन चुके हैं। ना तो छात्र अध्यापक से कुछ पूछ रहे, ना अध्यापक छात्र से कुछ पूछ रहे। हम जा रहे हैं स्कूल और मौन पर धारण करके बैठ रहे हैं, वापस आ गए, मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं है। जब तक पूछोगे नहीं तब तक आंसर कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, तो ये भी गलत है। चौथा कह रहा है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। शुड बी आस्क्ड एंड आंसर्ड बोथ बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर। देखो कितना बढ़िया हमें ऑप्शन मिल गया। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया हमें ऑप्शन इसमें ढूंढने हैं कि क्या करना चाहिए कि छात्रों को शिक्षकों से और शिक्षकों को छात्रों से क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है, और लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। व्याख्या भी कह रही है कि
कक्षा में प्रश्न छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कौतूहल को भी उत्पन्न करने के लिए कैसी रणनीति है? सबसे प्रभावी रणनीति है। ठीक है, प्रश्न पूछना कक्षा के माहौल को अधिक परस्पर संवादात्मक बनाता है। यानी कि क्या है कि जब टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चंस करेंगे तो कक्षा का माहौल कैसा होगा? सहयोगात्मक होगा। एक दूसरे से क्वेश्चन होंगे तो लर्निंग भी अच्छे से होगी। लेकिन अगर किसी से कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा और स्ट्रिक्ट बिहेवियर रख रहा है तो कैसा होगा? क्लास का वातावरण बोरिंग हो जाएगा और बच्चे सिर्फ डर ही महसूस करेंगे, लर्निंग को फील कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें शिक्षा का माहौल ऐसा नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही बच्चा पूछता है कि शिक्षक को छात्रों के संदेह और प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहिए। इससे छात्रों में प्रश्न पूछने का कौशल, अधिक जानने की जिज्ञासा भी विकसित होगी। बच्चा जो होता है वो कैसा बालक होता है? एक छोटा सा बालक होता है जिसके अंदर जो चाहे वो आप फिल कर सकते हो, यानी कोरा कागज के समान होता है स्टूडेंट्स। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहा है और उसका अगर आप टीचर हैं जो सही उत्तर दे रहे हैं तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा आएगी क्वेश्चन पूछने की। वो अपने लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो क्वेश्चन पूछने में अच्छा महसूस करेंगे कि मुझे तो आंसर मिल रहा है, और उनकी जो जिज्ञासा है वो भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बच्चों ने तो आपसे कुछ पूछा कि ये चीज़ क्या है, पृथ्वी गोल क्यों है, फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उन्हें डांट दिया तो वो क्या करेंगे? रोने लगेंगे और वो डर जाएंगे कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो टीचर मुझे डांटेंगी या फिर वो मुझ पर चिल्लाएंगे और मुझे मूर्ख कहेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चों के जितने भी चाहे कैसे भी क्वेश्चंस हैं उनको हमेशा सॉल्व करना चाहिए, यानी कि उनके डर को बढ़ावा ना देकर क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा को बढ़ावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमोंगस्ट स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्शन ए भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके ऑफरिंग मेटेरियलिस्ट रिवॉर्ड, ऑप्शन बी है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा निगेटिव एनफोर्समेंट, ऑप्शन सी है दंड के भय द्वारा फियर ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन डी है सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ा सकते हैं? सीखने की खुशी पर जो ध्यान होता है उसको केंद्रित करके। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंतरिक प्रेरणा वे होती है जो किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? वह प्रेरणा जो किसी गतिविधियां करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है वही होती है आंतरिक प्रेरणा, बाहरी पुरस्कारों के लिए नहीं। मतलब क्या होता है कि बाहर से हमने कहा तुम्हें शाबाशी दे देंगे या फिर तुम्हें हम क्या ट्रॉफी दे देंगे, पैसे दे देंगे, तो एक ऐसी प्रेरणा हुई बाहरी प्रेरणा। जबकि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है कि खुद ही सीखने के लिए आप अनुभव, ना कि बाहरी पुरस्कार। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? बच्चे जब अपनी खुशी के लिए सीखना चाहते हैं तो वो आंतरिक प्रेरणा होती है। बल्कि इसीलिए कि कार्रवाई स्वयं सुखद है, विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके बढ़ाया जा सकता है। गतिविधि करने में अनुभव किए गए आनंद के तत्व वास्तव में गतिविधि को बनाए रखते हैं। हमारे शौक जो हमें खुशी देते हैं उनको बार बार करना ही आंतरिक प्रेरणा है। मतलब कई लोगों को डांस करना पसंद होता है, वो इसलिए डांस कर, अगर कुछ लोग इसलिए डांस करते हैं उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो बाहर के से करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी खुशी के लिए डांस करते हैं, कुछ लोग अपनी खुशी के लिए पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गाते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो अलग अलग उनकी आंतरिक प्रेरणा होती है जो उन्हें अंदर से खुशी प्रदान करती है जो भी वो लाइफ में करना चाहते हैं। बल्कि वो दूसरों के लिए कहने पर करते हैं तो बाहरी प्रेरणा होती है, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो बच्चों को हमेशा अपनी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार ही काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ को निकालते हैं? स्टूडेंट्स इन मिडिल स्कूल कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मेक मीनिंग थ्रू, ऑप्शन ए है एक्टिव एक्सप्लोरेशन यानी सक्रिय अन्वेषण, ऑप्शन बी है वर्किंग ऑन अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स अमूर्त समस्याओं पर काम करके, ऑप्शन सी है पूछताछ और प्रयोग इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ऑप्शन डी है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत इंटरेक्शंस विद टीचर एंड पीयर्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बताइए पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, तीसरा कह रहा है कि दूसरा तीसरा और चौथा सही है, चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा और चौथा यानी सभी सही है। सक्रिय अन्वेषण
आमूल समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। ठीक है, हमारी व्याख्या क्या रहेगी कि मध्य विद्यालय के छात्र के रूप में ज्ञान को संग्रह को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की कैसी भागीदारी रहती है, सक्रिय यानी एक्टिव भागीदारी रहती है, जो कुछ नया सीखने की जिज्ञासा और प्रेरणा से प्रेरित होती है और निकाल, जैसे कि सक्रिय अन्वेषण, आमूल समस्याएं उन पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। टीचर्स शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेलियर एज। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि स्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक, फिक्स्ड, शेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग। ऑप्शन बी है वृद्धिशील, सुधार के अवसर के, इंक्रीमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन सी है स्थायी, सुधार के अवसर, फिक्स्ड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन डी है वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक, इंक्रीमेंटल, शेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वृद्धिशील, सुधार के अवसर के, यानी कि इंक्रीमेंटल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अध्ययन का लाभ अधिकतम तब होता है जब शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करता है। यानी जब हमें अध्ययन का लाभ कब होता है, कब हम अच्छे से सीख सकते हैं, जब टीचर होता है वो छात्रों के लिए कैसे काम करे, एक फैसिलिटी के रूप में, कि एक बर्डन के रूप में। ठीक है, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों का प्रदर्शन लक्ष्यों के बजाय सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब कैसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, कैसे कैसे वर्क कर सकते हो, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, उस पर प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि इसलिए कि तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें बस जीतना है। ठीक है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि बच्चे जो हैं वो असफल क्यों हो रहे हैं, क्या क्या उनमें गलतियां वो कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, कैसे वो खुद सफल हो सकें, उन सबको बढ़ावा देना चाहिए। उनकी क्या योग्यता है उन सबको वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, आगे शिक्षकों की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, ना कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में। यानी कि बच्चे हैं वो अच्छे से लर्न कर सके, उसके लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए और बच्चों को एक्टिव प्रतिभागी के रूप में उन्हें साथ देना चाहिए, ना कि ज्ञान प्राप्तिकर्ता के रूप में। यानी कि उनके अंदर ऐसी नॉलेज भर दो जो उनके अंदर कभी काम ही ना आए। मतलब उन्हें साइंस रटवा रट्टू तोता बना दो, उन्हें साइंस का क्या प्रयोग है वो कभी मत सिखाओ, तो ये नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकादमिक निम्न में से कौन सा कार्य विफलता के लिए जिम्मेदार है? डेस वुड बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस एकेडमिक फेलियर। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑप्शन बी है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम। ऑप्शन सी है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, डीप कनेक्टेड। ऑप्शन डी है सार्थक अध्ययन, मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम ये विफलता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे, समावेशी शिक्षा दोगे तब भी बच्चों के लिए जरूरी है, और सार्थक अधिगम ये भी जरूरी है। लेकिन गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बाधक है, और यही पूछ रहा है कि विफलता के लिए क्या जिम्मेदार है, तो यही है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन हमें निगेटिव में पूछ रहा है कि पॉजिटिव में पूछ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आप आंसर देंगे। व्याख्या कह रही है कि शैक्षणिक उपलब्धि में छात्रों की विफलता के कई कारण हैं, जैसे कि रुचि की कमी, यानी उनमें इंटरेस्ट का ना होना, कम ध्यान देना, वो ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते अपना 100%। इसके प्रमुख कारणों में से गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, गैर प्रासंगिक क्या होता है? किसी चीज की जांच या व्याख्या करने की प्रक्रिया है जो संदर्भ से अलग है, जिसमें वह अंतर्निहित है, वह सचेत या अवचेतन रूप में होती है। और गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं जो उसमें शामिल ही ना हो। यानी कि हम मैथमेटिक्स अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसमें बीच में साइंस पढ़ाने लगे, बीच में हिंदी पढ़ाने लगे, बीच में बंगाली पढ़ाने लगे, तो उससे क्या होगा? बच्चे मान लो हिंदी की क्लास चल रही है,
इसमें देखो क्या होता है, मान लो हिंदी की क्लास पढ़ रही है, सारे स्टूडेंट्स हिंदी के हैं और वो हिंदी सीखने आए हैं, लेकिन हमने बीच में क्या कर दिया, बंगाली सिखाने लगे, तमिल सिखाने लगे, उड़िया सिखाने लगे। हाँ, ये सब भाषाएं जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन हिंदी सीखने वाले बच्चों को ये सब सिखाना, वो सीखने ही जब नहीं आए तो उनके लिए तो गैर प्रासंगिक हो गया ना। तो यही सब होता है गैर प्रासंगिक, मतलब जो है उस पर ध्यान ना देकर किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान देना। ठीक है, ऐसे इंग्लिश सीखने वालों को हिंदी सिखाते रहना और इंग्लिश ना सिखाना, तो ये तो गैर प्रासंगिक हो गया ना। ठीक है, तो इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्लासरूम में। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको 15 क्वेश्चंस कराए थे सीडीपी के। आज हमने 15 क्वेश्चन बाकी सीडीपी के कराए, पेडागोजी वगैरह के, और टोटल 30 सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं आपके सीटेट पेपर में। ठीक है, ये हमारा सीटेट पेपर 2 लेवल है, ये हमारा सीटेट लेवल 2 का पेपर है। वैसे लेवल 1 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि पेडागोजी और जो सीटेट की सीडीपी वगैरह होती है वो सेम ही होती है। ठीक है, इसके बाद हम सोशल साइंस के लेकर आएंगे पेपर, उसके बाद हिंदी के, फिर हम इंग्लिश के, इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर कराएंगे। फिर इसकी एक मैराथन भी आपसे ले लेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना एग्जाम के लिए आता है। उसके बाद ये जूनियर लेवल का है, उसके बाद आपको प्राइमरी लेवल का भी सेम ही कराएंगे, सारे क्वेश्चन करा देंगे, फिर उनका टेस्ट ले लेंगे। और आपके एग्जाम में तो अभी काफ़ी डेज है, अगस्त में अभी फॉर्म भी नहीं आया है, और मैं पहले से इसलिए आपसे कराने लगी हूँ कि आप अच्छे से कर पाए। जब आपका एग्जाम आए तो आप बिल्कुल तोड़ के आए एग्जाम को, यानी कि मतलब फोड़ के आए एग्जाम को, मतलब बहुत अच्छा करके आए उसमें। ठीक है, तो आपका ये जूनियर लेवल का जब पूरा हो जाएगा तो इसका टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद आपका प्राइमरी लेवल कराया जाएंगे। तो एक पेपर आपका जूनियर लेवल का, एक पेपर प्राइमरी लेवल का, फिर एक जूनियर लेवल का, फिर एक प्राइमरी लेवल का। और जब तक एग्जाम में आएंगे तब तक सारी प्रीवियस प्राइमरी और जूनियर दोनों की निपट जाएंगे। और एग्जाम से पहले हम सारी की एक मैराथन बना लेंगे 12-13 घंटे की, जिससे आपके सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। पिछली बार भी हमने यही किया था और बच्चों को इससे काफ़ी हेल्प भी मिली थी। वैसे आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो ये सारी वीडियोस आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स, इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको मिल सके। ठीक है, सुबह 10 बजे करंट अफेयर देखा कीजिए, रात में बिहार शिक्षक भर्ती और यूपी पुलिस एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चलाते हैं, तो वो भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।